मानूंगा और वी मूव अहेड। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या कह रहा है कि इट, पहला तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनकम टैक्स, उसको कमिश्नर इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो जो है नॉन, इसीलिए वो जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, और कोई रीजन नहीं। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस डू नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शंस, मींस 80C की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलनी है। तो अगर एक एम्प्लॉई जो है वो ऐसा है जिसने इनकम टैक्स जो देना है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देना है, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 80C की डिडक्शन जो है वो है ही नहीं। 80C की डिडक्शन खत्म हो जाती है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में। इंटरेस्ट अर्न्ड में भी सब्जेक्ट टू टैक्स, जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है इसके ऊपर भी टैक्स लगता है जब आप इनकम जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे लगा रहे होते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो इंटरेस्ट जो है दैट आल्सो इज टैक्सेबल। सो वापस से जो है, जो सेकंड पॉइंट पे हमने बात करी कि एम्प्लॉय को फर्क ही नहीं पड़ता कि अनरिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो नहीं। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो इमीडिएटली हमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे आपको अब इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप यूआरपीएफ में है तो, और आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सो देयर इज लाइक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे जो है वो आपकी इनकम का एक मेजर पोर्शन बन जाएगा जब आपकी 10 15 20 साल की सर्विस हो जाएगी तो। तो इनकम टैक्स इंपैक्ट बाकी क्या है, इनकम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरएफ यूआरपीएफ में नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उस वो टैक्सेबल नहीं है, तो ये बराबर सी बात हो गई कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, बट इट इज नॉट टैक्सेबल ओनली एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जमा कराई आपकी, उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं है। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था वहां पे वो किसी भी पॉइंट पे टैक्सेबल नहीं थी, वो टैक्सेबल सिर्फ तब थी जब 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था वो आपकी सैलरी का। अदरवाइज जो है इट वाज एग्जेम्प्ट, अप टू 12% इट वाज एग्जेम्प्ट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करे, 10 करे, 15 करे, 20 करे, कितना भी करे, जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तब वो टैक्सेबल नहीं है। बट जब आप विड्रॉ करोगे, प्रोविडेंट फंड आपका जो है वो जुड़ रहा है, पैसे आपके एक पूल में जा रहे हैं, आपकी एक इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, जब आप उस पैसे को विड्रॉ करोगे तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके ऊपर अभी हम आते हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे टैक्सेबल होती है। वी विल सी दैट ये इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल जो है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मीन्स जैसे आपके प्रोविडेंट फंड में जो है आपने 30,000 रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूट किए, मीन्स 15,000 एम्प्लॉय ने किए, 15,000 एम्प्लॉयर ने किए। अब इस 15,000 रुपए के ऊपर 900 रुपए ब्याज यहाँ से मिला, 900 रुपए ब्याज यहाँ से मिला, मीन्स टोटल जो है वो 1,800 रुपए का ब्याज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मिला। तो ये 1,800 रुपए जब आपके इधर ऐड हुए, मीन्स ये 30,000 रुपए का 31,800 रुपए बन गया, तो उस टाइम आपकी इनकम में कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। ये 1,800 रुपए आपकी इनकम में तब टैक्सेबल नहीं माने जाएंगे, एडेड नहीं माने जाएंगे। मगर अब जब ये पैसा विड्रॉ होगा, ये वाला पैसा भी जब विड्रॉ होगा, तो उस टाइम इस पे भी टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इनकम टैक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, वहां पे कोई इनकम टैक्स आपसे चार्ज नहीं कर रहा था, ना जमा करते हुए, ना पैसे पे ब्याज देते हुए, और ना ही पैसे को विड्रॉ करते हुए। बट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे पैसे के ऊपर टैक्स लग जाता है। वो किस किस पैसे पे टैक्स लगता है, दैट टैक्स ये जो है नाउ वी रीड इम्पैक्ट ऑन विड्रॉल। एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, मीन्स आपने टोटल पैसा जो विड्रॉ करा अपना, मीन्स ये 30,000 रुपए में से 15,000 आपके थे, इस पैसे के ऊपर टैक्स कभी भी नहीं लगना है, क्योंकि आपने एक बार दे दिया ना। जब आपने इनकम अर्न करी तो उस टाइम इस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हो गया। ये तो आपने सिर्फ अपनी इनकम का जो है वो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट किया है, तो मीन्स दोबारा उस इनकम, मतलब दोबारा उस पैसे को, मीन्स ये तो ऐसे हो गया ना कि आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, अब बैंक से पैसे, अपने ही पैसे विड्रॉ करने पे तो कोई टैक्स नहीं ना लगेगा। वैसे ये अपने ही पैसे जो
प्रोविडेंट फंड में जमा कराए हैं उसको विड्रॉ करने पे भी कोई टैक्स नहीं लगना। बट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो आपने अपने पैसे जमा कराए उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया होगा आपने, मीन्स आपने ये 15,000 रुपए जमा कराए तो 900 रुपए का ब्याज आया होगा। 15,000 रुपए की जगह आपने अगर 15 लाख रुपए जमा कराए होते तो 15 लाख रुपए के ऊपर 90,000 रुपए का ब्याज मिला होता। तो ये जो 90,000 रुपए हैं ये टैक्सेबल अमाउंट है और इसकी टैक्सेबिलिटी सैलरी में नहीं होनी है। ये टैक्सेबिलिटी इसकी जो होनी है वो इनकम कैलकुलेट करने के पांचवें हेड में होनी है। पांचवा हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांच हेड है बेटा इनकम के हमारे। पहला हेड सैलरी का था, दूसरा हेड हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तीसरा हेड हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, चौथा हेड हमारा कैपिटल गेन्स है, और जो इन चारों हेड्स में इनकम नहीं आएगी वो पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। इसमें मेजर इनकम जो आपकी टैक्सेबल होती है दैट इज इंटरेस्ट। सेकंड जो होती है वो होती है डिविडेंड। तीसरी जो होती है वो होती है आपकी कैजुअल इनकम विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग से इनकम आई हुई, लॉटरी से इनकम आई हुई, हॉर्स रेस से इनकम आई हुई, किसी तरह की पेंशन जो आपके एम्प्लॉयर की नहीं है वो वाली इनकम। तो ये सारी इनकम्स जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। तो ये ब्याज की इनकम है, ब्याज की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। अब तीसरा पोर्शन जो आपका है वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ना आपके प्रोविडेंट फंड में और उसके ऊपर भी ब्याज मिला है। तो ये दोनों जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट है ये दोनों जो है ये टैक्सेबल एज सैलरी ही होने हैं। इन पे कोई अलग से मतलब ये कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, ये दोनों ही टैक्सेबल एज सैलरी ही होंगे। अब हम वापस आ जाते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर 5 साल से पहले जो है कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके टैक्स जो है अपना प्रोविडेंट फंड वापस ले लेता है तो हमने कहा था कि वो प्रोविडेंट फंड जो है उसका विड्रॉल ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो उसका जो आपका टैक्स इंपैक्ट हो गया वो भी क्लियरली यही हो गया कि जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थी वो तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज की कंट्रीब्यूशन जो उसको इंटरेस्ट मिला अपनी ही कंट्रीब्यूशन पे दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होएगी और जो उस पे ब्याज मिलेगा दैट विल बी टैक्स्ड कि वो सैलरी है। क्लियर है पॉइंट? मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल भी क्लियर हो गया और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे जैसे जमा जाने हैं उस टाइम टैक्सेबिलिटी क्या है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब विड्रॉल होना है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो चीज भी एक बार को क्लियर करती है। अब इसमें कुछ डाउट है तो आई कैन अगेन गिव यू द क्लैरिफिकेशन कि क्या कहना चाहता हूं मैं या क्या कहना चाहता है एक्ट। सर जो ये इनकम टैक्स इम्पैक्ट का जो सेकंड पॉइंट है हाँ सर, और जो नीचे इम्पैक्ट ऑन विड्रॉल पे जो थर्ड पॉइंट है हाँ इस पे जो सेकंड पॉइंट में लिखा है जो उसकी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, बट थर्ड में मेंशन है कि उस पे टैक्स लगेगा। क्या मतलब क्या क्लियर नहीं हुआ ये? हम्म, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यू कौन सा वाला पॉइंट? ये सेकंड वाला पॉइंट यही वाला ना? यस यही वाला सर। पॉइंट कह रहे हो ना? ये नो सर, इसका थर्ड पॉइंट इम्पैक्ट ऑन विड्रॉल का। इम्पैक्ट ऑन विड्रॉल का सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यू आर टेलिंग ना? सर इनकम टैक्स इम्पैक्ट का सेकंड पॉइंट, इनकम टैक्स इनकम टैक्स इम्पैक्ट का इम्पैक्ट। सेकंड पॉइंट जो अंडरलाइन हुई है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। यस सर। जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मींस इसका ये मतलब हो गया कि आप जो है वो एक सेकेंड, आपकी जॉब जो है वो मान के चलते हैं 10 साल तक चलेगी। आप ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये 10 साल के पीरियड पे कर रहे हैं। आपने 10 साल जो है वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया।
जब 10 साल आपने कंट्रीब्यूट करा तो आपका एम्प्लॉयर जो है मीन्स आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए। हर साल 1 लाख रुपए के ऊपर जो है आपका आप मतलब आपकी मान लेते हैं कि एक 10 लाख रुपए सैलरी थी साल की। 10 लाख वाज़ योर मंथ ईयरली सैलरी। अब 10 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कितना कंट्रीब्यूट करेगा हर साल? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए आपके प्रोविडेंट फंड में डालेगा वो। अब इस 1,20,000 रुपए को जब वो आपके प्रोविडेंट फंड में डालेगा, तो जिस साल उसने डाला उस साल उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं। अब जब ये इकट्ठे हो गए 1,20,000 रुपए ये 10 सालों में इकट्ठे हुआ, हर साल मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आपकी सैलरी हर साल 1,20,000 ही वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप 10 साल बाद जो है अपना प्रोविडेंट फंड विथड्रॉ करते हो, तो ये 1,20,000 रुपए जो है ये आपके 12 लाख रुपए हो गए जुड़ के। और इस 12 लाख रुपए के ऊपर आपको ब्याज भी मिला, मान लेते हैं वो ब्याज जो है वो जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख रुपए मिला। 12 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल मिला, रीपे हुआ आपको और 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ये टोटल जो 18 लाख रुपए हैं, दिस 18 लाख विल बी टैक्सेबल जब आपके ये पैसे रिटर्न होकर आपको आएंगे। ये दूसरा पॉइंट जो है इंटरेस्ट इम्पैक्ट ऑन विड्रॉल, employer's contribution and interest thereon is taxable as salary on withdrawal। जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। जब आप जमा करा रहे थे तो तब आपको टैक्स नहीं लग रहा था इस 1,20,000 रुपए के ऊपर। उस टाइम आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था क्योंकि पैसे आपको मिल ही नहीं रहे थे, पैसे तो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जा रहे थे। बट जब आपको ये पैसे विड्रॉ कराओगे तो ये 12 लाख जो है वो प्रिंसिपल का मिलेगा और 6 लाख उस पे ब्याज मिलेगा। तो उस टाइम पे ये ट्रीट किया जाएगा ये कि आपको एम्प्लॉयर ने ये सैलरी दी है और वो 18 लाख रुपए के 18 लाख रुपए तब टैक्सेबल हो जाएगी। Okay, sir. Now it's clear. गुड, Thank you, sir. वेलकम। और किसी को कोई डाउट? मीन्स बेसिकली इसमें टाइमिंग का क्लॉज हो गया। टाइमिंग जो है वो टैक्सेबिलिटी इनिशियली शुरू में ना ही आई, हर साल नहीं आई, वो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इट इज गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टिपिकली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो मैंडेटरी होती हैं और इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्स एग्जेम्प्ट। जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। 80C की डिडक्शन मिलती है इस केस में भी। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 80C की डिडक्शन मिलती है, इसमें भी मिलेगी। बट 80C की डिडक्शन किसको मिलेगी? जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम वालों को 80C की डिडक्शन नहीं मिलनी। जो इंटरेस्ट अर्न हुआ उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है। जब विड्रॉ करने हैं आपने पैसे रिटायरमेंट पे या टर्मिनेशन पे या रिजाइन करने पर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी। जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही होता है। ठीक है जी। एनी डाउट्स यार? No, sir. No, sir. अब हम आ जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है मार्च 2021 में। It's say it has been added from 1st April 2021। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड टच करते हैं, वो बड़ी छोटी सी चीज है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। So what happens is कि एक इंटरेस्ट जो मिलता है प्रोविडेंट फंड के ऊपर, आज की डेट में जो इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड का, दैट इज आई थिंक एट 8.2% और समथिंग लाइक दैट। एट 8.15% है इंटरेस्ट जो है।
प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज एट 8.15%, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 8.25% भी जो है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। सो पिछले साल का जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज एट मींस दिस वाज फॉर 2023-24, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.15% है। अब अभी 24-25 का डिक्लेयर होना है। और आप आज की डेट में बैंक की एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना समझते हो बच्चे? इट इज रफली एट 7 to 7.5%, 7 से 7.5% के बीच में है। कुछ एक रिस्की बैंक्स होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा भी दे देते हैं, बट देन अगेन इट इज लाइक कि ये जो 7-7.5% या कभी कभी 8% भी हो जाता है, बंधन बैंक जैसा बैंक दे देता है, तो उस केस में ये जो टेक इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। इसके ऊपर जो आप अर्न करते हो, अर्न करते ही उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है 8.15%, ये जो है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो, राइट। इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगना है। मीन्स ये अगर 7.5% के ऊपर ब्याज लग जाए और आप जो है वो 30% के इनकम टैक्स स्लैब में हो, तो आपका ये 7.5% का मतलब 5% ही ब्याज मिला आपको, 2.5% तो सरकार लेगी, 30% गवर्नमेंट लेगी तो। बट यहाँ पर ये है जो 8%, 8.15% है, ये पूरा आपका है। तो कितना बड़ा गैप हो गया दोनों में? मीन्स दिस इज लाइक 5% एंड दिस इज 8%। means it is like almost the difference of 40% in between two, means बीच में 40 रुपए का गैप हो गया। यहाँ पर आप अगर जो है वो 100 रुपए कमा रहे हो ब्याज के, तो यहाँ पर 140 कमाओगे। तो मीन्स आप जो है डेफिनेटली कोशिश करोगे कि यार मैं अपने जो पैसे हैं वो प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा दूं, मैंने एफडी करानी है, पैसे बाहर निकाल के उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है, तो इससे अच्छा है कि मैं जो है वो पैसे इधर एम्प्लॉयर सैलरी दे, उधर मैं प्रोविडेंट फंड जो है वो चुपचाप से जमा करा दूं। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत जो मतलब एम्प्लॉइज जो खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, बड़े बड़े इंजीनियर जिनकी सैलरीज बड़ी मोटी होती हैं, उनको ये हैबिट देख ली कि यार ये तो बड़ा सही काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 को जो है वो एक क्लॉज लगा दिया कि आप मैक्सिमम जो है वो 2.5 लाख रुपए ही अपनी सैलरी का जमा करा सकते हो प्रोविडेंट फंड में। और वो 2.5 लाख रुपए तक जो आपका जमा का अमाउंट होगा प्रोविडेंट फंड में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन मोर देन 2,50,000 है, मीन्स आपने 2,50,000 रुपए कुछ पैसा ज्यादा जमा कराया, मीन्स 2.5 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए आपने जमा करा दिया, तो 3 लाख रुपया माइनस 2.5 लाख रुपया, 50,000 जो एक्सेस ऑफ 2.5 लाख जमा कराया है आपने, वो 3.5 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है। तो जितना भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर आप जमा कराओगे, वो वाला जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करोगे दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्स। वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। जिस भी स्लैब पे आपका इनकम टैक्स बनता है आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। मीन्स आपकी 2.5 लाख रुपए तक की ही कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको एग्जेम्प्ट इनकम दे सकती है। मीन्स 2.5 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट करे और वो जो इंटरेस्ट आपको मिला उस 2.5 लाख रुपए के ऊपर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। 2.5 लाख से ऊपर आपने जमा कराए, 3.5 लाख रुपए जमा कराए, तो 1 लाख रुपया जो फालतू जमा कराया हुआ है उस 1 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज बनेगा उसके ऊपर हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा डिटेल में अभी और समझ लेते हैं इस पॉइंट को हम, क्योंकि आपने जब पैसे जमा कराने हैं तो जैसे इस बार 3 लाख कराए, अगले साल फिर 3 लाख कराओगे, तो पिछले वाले 50,000 रुपए पे भी चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। तो आपको आपके प्रोविडेंट फंड के 2 खाते बन जाएंगे वहां पर गवर्नमेंट के पास। मीन्स जो आपका प्रोविडेंट फंड है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके 2 अकाउंट्स बना देगा कि ये तो जी आपका टैक्स फ्री अकाउंट है और ये आपका टैक्सेबल अकाउंट है।
उसको 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपके। आप खुद अपने 2 अकाउंट्स बना के चलोगे अपनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए कि ये तो मेरे एग्जेम्प्ट है जी, इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं, बट इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि ये मेरा टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड वाला है। एक बार हल्का सा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। The exemption under section 10 subsection 11 and 10 subsection 12 would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or the aggregate of amounts of contribution made by that person or employee exceeding rupees 2,50,000 in any previous year in that fund or on or after 1st April 2021. मीन्स इसका ये मतलब हो गया कि एग्जेम्पशन जो है दैट वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or the aggregate of amount of contribution made by that person exceeding rupees 2.5 लाख। मीन्स अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस पे जो आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, ये एग्जेम्पशन 10, 11, 10, 12 की क्या है, ये ब्याज की एग्जेम्पशन है। ये ब्याज की एग्जेम्पशन आपको मिलनी बंद हो जाएगी। जो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करोगे वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो 2.5 लाख रुपए है ये तब है कैप अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर खाली एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, खाली एम्प्लॉय कौन से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है? जहां एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं करता वो कौन सा प्रोविडेंट फंड था? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसकी जो अपर लिमिट बना दी वो 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। आप अपने 5 लाख रुपए मैक्सिमम वहां जमा करा सकते हो। 5 लाख से ज्यादा कराते हो तो उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल। मींस 5 लाख रुपए तक का ब्याज अगर आप ऐसे प्रोविडेंट फंड में जमा करा रहे हो जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपकी मैक्सिमम जो कैप लगा दी गई है वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर लगा दी गई है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है तो उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट accrued on contribution up to 31 मार्च 2021, जितनी आपने इंटरेस्ट 31 मार्च 2021 तक कमा लिया उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मींस आपकी कंट्रीब्यूशन, ये आपका जो अकाउंट है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके 40 लाख रुपए जो हैं वो आज की डेट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट में पड़े हुए हैं और 40 लाख 40 लाख जो हैं वो आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट के पड़े हुए हैं। मींस आपके 80 लाख रुपए जो हैं वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पड़े हुए हैं, 40 ये और 40 ये। तो अगले साल जो आपकी ये 80 लाख की कंट्रीब्यूशन है, इस 80 लाख रुपए के ऊपर आपको ब्याज मिलना ही मिलना है। ये 80 लाख रुपए मींस से दिस वाज ऑन 31 मार्च 2021। 2021 31 मार्च को आपका ये स्टेटस था आपके अकाउंट का। तो इस 80 लाख रुपए के ऊपर हम 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम करते हैं कि 8% के हिसाब से ब्याज मिलना है। 8% ब्याज इस पे जो हो गया वो हो गया 6,40,000 रुपए। ये 6,40,000 आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है अगले साल की, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। अब नेक्स्ट ईयर जब आपका आया तो आपने जो है वो 3 लाख रुपए जो है
वो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किए, और 3 लाख रुपए ही जो है वो एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किए। ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं दे आर 12% ऑफ सैलरी ओनली। ये भी 12% ऑफ सैलरी है, ये भी 12% ऑफ सैलरी है। तो ये जो 3 लाख एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है जो कंट्रीब्यूशन है। और ये 3 लाख रुपए जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किए हैं, इस पे तो 80C की डिडक्शन मिलती है। आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो इसमें 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन जो है वो आपको इसकी मिल जाएगी। बाकी 1.5 लाख रुपए की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है तो नहीं मिलेगी। आपने अब ये 6 लाख रुपए टोटल जो है इस साल कंट्रीब्यूट किए हैं। ये जो 3 लाख है, मींस ये जो नीचे वाले 3 लाख है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसको हमने 1 मिनट के लिए भूल जाना है, ये ऊपर वाला क्लॉज देखने के लिए। बट जो पहले 3 लाख है जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया है, इसको अब हम जो है वो 2 हिस्सों में बांट देंगे। 2 हिस्से कौन से होंगे? इस अमाउंट को हम तोड़ लेंगे, एक 2.5 लाख रुपए हो जाएगा और एक 50,000 रुपए हो जाएगा। इस 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज मिलेगा पूरे अंत में साल खत्म होने के ऊपर, वो एग्जेम्प्ट होगा। मगर जो ब्याज आपको इस 50,000 रुपए पे मिलेगा, दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। इस इंटरेस्ट के ऊपर हमको टैक्स लगना है। अब 1 मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि ये टैक्स बना कितना, तो ये इंटरेस्ट बना कितना। इस 2.5 लाख रुपए की कंप्यूटेशन को तो हम एकदम सिंपल सा है, वो तो इस 80 लाख और 6 लाख 46 86 लाख 40,000, इसमें ही ये 2.5 लाख रुपए जो है ये जुड़ जाएंगे, 2.5 ये भी जुड़ जाएंगे, 3 लाख एम्प्लॉयर के भी जुड़ जाएंगे। वो अमाउंट एक आपकी किटी अलग है जो बनती चली जाएगी। एक किटी अब ये 50,000 रुपीज की है। ये किटी जो 50,000 रुपीज की है, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 4,000। 4,000 डिवाइड बाई 2,000 रुपए का ब्याज बनेगा मोटा मोटी। मीन्स बहुत ही थंब रूल पे बना रहा हूं कि पूरे साल का ब्याज जो है वो 2,000 रुपए बनेगा। तो ये 52,000 रुपीज जो है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। अगले साल दोबारा 3 लाख रुपए आपने जब जो है इसमें ऐड करे, तो वो 3 लाख रुपए जो आपने दोबारा ऐड करे, उसमें से भी 50,000 टैक्सेबल होंगे। वो 50,000 रुपए के ऊपर फिर 2,000 रुपए ब्याज जो बनेगा वो टैक्सेबल होगा। इस 52,000 रुपए पे, जो पुराना 52,000 है, पिछले साल का जो 52,000 है, इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलना है अगले साल। इस 52,000 रुपए के ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा दैट वुड बी रफली 4100-4200 रुपए। 4,000, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 2016, तो 41,000, 4,160 रुपए का ब्याज जो है एट द रेट ऑफ 8% आपको इस पे भी मिलेगा। 52,000 का 8% कितना हो गया? ₹4160। ये 4,160 रुपए ब्याज आपको एक मिला, और 2,000 रुपए आपको ब्याज जो है वो एक मिला। मीन्स ये जो 50,000 है, इस साल जो आपने 50,000, मीन्स अगले साल जो आप 50,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इस पे 2,000 ब्याज मिलेगा। 52,000 आपका पहले इकट्ठा हुआ पिछले साल का 4,160 रुपए ब्याज आपको उसका मिला। तो ये 4,000 और 2,000, 6,160 रुपए का जो आपका इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ये 6,160 की क्या कैलकुलेशन करी है? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बोलिए, मैं दोबारा समझाता हूं। मीन्स ये 2,000 जिसको नहीं समझ में आया, ये 2,000 जिसे समझ नहीं आया, और ये 6,160 जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज ओपन अप, क्योंकि ये डिस्कशन करके समझ में आएगा अगर इतना फास्ट जो मैंने समझाया है नहीं पता चला तो। एंड नेक्स्ट 5-7 मिनट्स वी कैन स्पेंड ऑन दैट। 10 मिनट भी लगा सकते हैं। अरे चलता नहीं गए। हेलो, तो सर समझने की कोशिश Sir, कर रहे हो एक या बात समझ आ गई? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? 8% ਮੰਨਿਆ बेटा। ਓਕੇ ਸਰ। ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ ਨੇ।
अप्रैल तो कंट्रीब्यूट होने शुरू हो गए और अप्रैल तो लैके मार्च तक कंट्रीब्यूट होए ने 50,000 डिवाइडेड बाई 12 मींस इस हिसाब नाल हर वार गए ने ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮੋਟਾ-ਮਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇजेस ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ 2000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 18-1900 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ 4000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 4000 ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 4000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਇਹ 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 2000 ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 50 ਤੇ 52000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਸ 52000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 8% ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਉਹ 52000 ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 8% ਵਿਆਜ ਜੋ ਹੈ that is 4160 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਐਸ 52000 ਤੇ 4160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50000 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 4-4000 41-42 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ 4160 ਤੇ 2001 ਇਹ 6160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ this interest is taxable ਇਹ 6160 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ all 5 ਹੈਡਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 6160 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 6160 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 6160 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ that is the gist ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ that is under rule 9D of CBDT ਟੈਕਸੇਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕ 2-3 ਮਿੰਟਸ 4 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਫਲੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ देयर ਲੈਟਸ ਕਿਲ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ क्लियर या कोई डाउट्स हेलो क्लियर है Yes, sir. ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਗੈਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ रीसेंसी करके लेटेस्ट ऑन करके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए जी आगे Yes, sir. हाँ जी सर चलो so with the next slide being the last slide we will close the chapter here ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ public provident fund it's a simple thing public provident fund जो है it's a government backed saving scheme it is nothing to do with employer employee ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ EMPLOYEES ਲਈ ਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ a government backed saving scheme for individuals
ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਰਨਡ ਆਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ that is exempt from tax, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। there are certain limits that you can invest your money in it, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। maximum amount of investment by an individual can be only 1,50,000, 1,50,000 ਰੁਪਏ per annum ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸ 1,50,000 ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 80C ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 80C ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ 1,50,000 ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਪੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ EMPLOYEES ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪੀਐਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, but now there are many other lucrative schemes. The most lucrative one these days is ELSS, equity linked saving scheme, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ lucrative ਹੈ। but yester years ਦਾ ELSS ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। yester year means ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे लगाते थे। बट द न्यू जनरेशन, आप टाइप्स के लोग जब पैसे कमाओगे तो आप पीपीएफ में पैसे नहीं लगाओगे, मोस्ट लाइकली यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट इन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में पैसे लगाओगे, या आप इंश्योरेंस करके जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे 80C की डिडक्शन लेने के लिए। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होगे तो ये काम करोगे, न्यू टैक्स रिजीम में चाहे आप कुछ भी ना करो, जो आपकी कॉल रहेगी। तो इंटरेस्ट अर्न्ड एंड मेच्योरिटी प्रोसीड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। एंड विड्रॉल्स आर फुल, मींस इंटरेस्ट अर्न्स पे भी, अर्न्ड पे भी कोई टैक्स नहीं है और मेच्योरिटी पे भी कोई टैक्स नहीं है, और जो विड्रॉल आप लेते हो दैट इज आल्सो फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। होप इट इज क्लियर। मींस प्रोविडेंट फंड जो है वो अपने आप में बड़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बट इसमें बस यही होता है कि लॉक इन पीरियड जो होता है, वापस आने का पीरियड जो होता है, दैट इज बिग। आप जब पैसे आज जमा कराने शुरू करते हो, आपको हर साल कंट्रीब्यूट करना होता है। आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 500 रुपए पर ईयर आपको जमा कराना ही कराना है। मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख करा सकते हो। लॉक इन पीरियड जो होता है वो 15 ईयर्स का होता है, मींस ये 15 साल का रेकरिंग डिपॉजिट है एक तरह से जो आप कर रहे हो, कि आप 15 साल तक पैसे जमा कराते रहो, फिर उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते। हाँ, यू कैन टेक सम लोन्स एटसेट्रा अगेंस्ट योर प्रोविडेंट फंड, आई थिंक फ्रॉम 8th ईयर और सो, 8 साल जमा कराने के बाद आप कुछ लोन्स ले सकते हो। अब हमने बात करी है कि 12% ऑफ सैलरी जो है वो आप प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर जमा करा रहा है, तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी। वो सैलरी की डेफिनेशन क्या है? सैलरी की डेफिनेशन जो है दैट इज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरल बेनिफिट्स एंड कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मींस वो जो 12% है दैट इज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा डीए जो रिटायरल बेनिफिट्स के लिए होता है, और तीसरी एज ए कमीशन विच इज एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये सारी चीजें मिला के जो है आपकी प्रोविडेंट फंड का जो थिंग्स है दैट गेट्स क्लोज्ड, मींस कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा इसके बाद दैट विल बी रिलेटेड टू परक्विजिट्स मोस्ट लाइकली। कुछ एनपीएस है, एक एनपीएस अभी कर लेते हैं। रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे समझूंगा अगली क्लास में, मींस परसों जो है जब हम बैठेंगे थर्सडे को, तो आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीट्स, ये 2 टॉपिक्स मेरे को बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद एक एनपीएस वाला है, वो मैं अभी बता के जो है चीजें क्लोज करता हूँ। आई थिंक आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। एनपीएस जो है दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम में आपका जो मींस जो अब नए एम्प्लॉइज भर्ती हो रहे हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे न्यू पेंशन सिस्टम में होते हैं एंड नेशनल पेंशन सिस्टम होते हैं। एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। और जो आपके पॉलिटिशियन है वो इसको न्यू पेंशन भी कहते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम है जी, एनपीएस इज न्यू पेंशन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, हिमाचल में एनपीएस नहीं है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, बट पंजाब में एनपीएस ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर रन अंडर एनपीएस ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इट इज एनपीएस एंड पंजाब गवर्नमेंट आल्सो इट इज एनपीएस।
हिमाचल रन्स अंडर ओपीएस, तो वहां पे भी जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं वो स्टिल एनपीएस में कवर्ड हो सकते हैं। तो एनपीएस में क्या होता है कि आपकी सैलरी का 1% विच इज लाइक 12%, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में वो 15% भी है। आपकी सैलरी का 15%, हम एक एक्स परसेंटेज बोल देते हैं कि एक्स परसेंट जो है वो गवर्नमेंट जमा करा देती है आपकी पेंशन इंश्योर करने के लिए कि आपको पेंशन मिलेगी, मगर वो इसी पैसे में से मिलेगी जो आपकी सैलरी है, इसका एक्स परसेंटेज हम जमा करा रहे हैं और वही इक्विवेलेंट एक्स परसेंटेज आप भी जमा करा रहे हैं। आपकी बेसिक सैलरी, आपकी सैलरी में से 1% वो जमा हो जाता है। लेट्स प्रिज्यूम कि वो 15% ही है, कि 15% आपकी सैलरी से आप जमा करा रहे हैं और 15% ही जो है वो गवर्नमेंट जमा करा रही है। Means आपकी जो सैलरी है उसका एक 30% अमाउंट जो है वो जुड़ना शुरू हो गया और इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। प्रोविडेंट फंड में वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में हो रही थी। एनपीएस में ये इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के साथ साथ इक्विटी मार्केट में भी होती है, शेयर मार्केट में भी होती है। तो आपका जो पैसा है वो सेव भी हो रहा है और इन्वेस्ट भी हो रहा है, और इन्वेस्ट जो है वो थोड़े से एग्रेशन के साथ हो रहा है। एग्रेशन का मतलब वो आपको जो है ज्यादा कमा के देगा इन कंपैरिजन टू प्रोविडेंट फंड, और वो पैसा बड़ा होता चला जाएगा। अब जो ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर जो होगी, दिस कंट्रीब्यूशन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो सैलरी मानी ही नहीं जाती। मींस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज नॉट कंसिडर्ड एज सैलरी। वो सैलरी ही नहीं है तो टैक्सेबल भी नहीं है। मींस अगर वो सैलरी होती तो एक बार को सोचते ना टैक्सेबल है या नहीं है। सो डिडक्शन अंडर इसको ये डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी अवेलेबल टू एनएसएससी irrespective of the regime under which he pays tax। तो 80 सीसीडी 2 के अंदर जो है वो सैलरी ही नहीं मानी जाएगी। 80 सीसीडी 2 में वो जो है वो डिडक्शन है, वो सबको अवेलेबल है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में है। आप एग्जेम्प्ट है, मींस आपको आपने कंट्रीब्यूट करा, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरा वाला जो है, इस जो पैसे आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मींस आपने देखा ना कि 15% जो है ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करे, आप अपनी कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 12% या 15% या एक्स परसेंटेज कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको किसी तरह का रिबेट या डिडक्शन मिलती है क्या? ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप हैं तो ये आपको ये डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 1 बी। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी 80 सी की डिडक्शन है वो एक तरह से। मींस ये वाली जो डिडक्शन है ये 1.5 लाख रुपए तक की है। बट अब अगर 1 बी के अंदर डिडक्शन ले रहे हैं तो ये डिडक्शन आपको 1.5 लाख के बियॉन्ड 50,000 रुपए के लिए और मिलेगी। मींस आप 50,000 रुपए की फर्दर डिडक्शन ले सकते हैं। 80 सी में आपकी डिडक्शन 50,000 पे कैप हो गई थी, इसके साथ ये 80 सीसीडी 1 बी के साथ ये डिडक्शन जो है आप 50,000 रुपए की एडिशनल ले सकते हैं। बट ये कब ले सकते हैं? अगर आप जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को छोड़ देते हैं, 115 बीएसी में नहीं आते हैं, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं, तभी ये डिडक्शन आपको मिलेगी, अदरवाइज ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीएच। 80 सीसीएच में आप एज एन एम्प्लॉयर जो है और एज एन एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हो अपने एक और फंड में। ये स्कीम जो है दिस इज अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज हु जॉइन द गवर्नमेंट एज अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम आपकी जो फोर्सेस वाली स्कीम होगी, आप अगर फौजी बनने जा रहे हो तो आप अग्निपथ स्कीम ज्वाइन कर रहे हो। उसमें आप अपनी जेब से कुछ पैसे लगाते हो और आपका एम्प्लॉयर भी जो है वो पैसे देता है। दोनों जितना भी पैसे जमा कराते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। मींस 80 सीसीएच के अंदर, 80 सीसीएच 2 के अंदर जो है वो आप डिडक्शन, मींस जितना भी पैसा गवर्नमेंट आपके फंड में जमा कराएगी, जितना भी पैसा, मींस दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सैलरी। वो सैलरी कंसीडर ही नहीं होगी। 80 सीसीएच सबसेक्शन 2 के अंदर वो डिडक्शन मिल जाएगी। आपको टैक्स जो है आपकी सैलरी पर देना है। 80 जो कंट्रीब्यूशन हुई
अग्निवीर फंड के अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। और डिडक्शन 80 CC H1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वुड बी अवेलेबल टू एसएससीज ओनली इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो 80 CC